स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा के अंतर्गत हम लोग भाषा नीति से संबंधित चर्चा कर रहे थे कि अब तक किन किन आयोगों की क्या संस्तुतियां रही और उसके अनुसार उन्होंने पुनः एक भाषा विवाद को समाप्त करने के प्रयास के दृष्टिकोण से क्या संशोधन प्रस्तुत किए, हम उससे संबंधित चर्चा कर रहे हैं। आज हम अब देखने वाले हैं कि भाषा नीति के अंतर्गत आगे अन्य आयोगों या अन्य समितियों के द्वारा किस तरह से इससे संबंधित प्रयास किए गए। राष्ट्रीय भाषा नीति 1968 राष्ट्रीय भाषा नीति 1968 एवं भाषाओं का अध्ययन। है ना, राष्ट्रीय भाषा नीति 1968 एवं भाषाओं का अध्ययन यानी कि शिक्षा नीति 68 के अंतर्गत भाषाओं के अध्ययन से संबंधित क्या संस्तुतियां या क्या विचार प्रस्तुत किए गए, क्योंकि इसकी संस्तुतियों के अनुसार तात्कालिक सरकार ने जो भाषा के एक ढांचे को स्वीकार किया, त्रिभाषा सूत्रीय ढांचे को जो स्वीकृति प्रदान करी वो निम्न अनुसार है। पहला है हिंदी भाषी राज्य। हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत भाषाओं का त्रिभाषा सूत्र है वो किस तरह से रहेगा, उस पर उन्होंने निम्न अनुसार अपने विकल्प को स्वीकृति दी। एक है हिंदी, दूसरा उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी अंग्रेजी और तीसरी थी आधुनिक भारतीय भाषा या कोई भी एक दक्षिण भारतीय भाषा। तीसरा था आधुनिक भारतीय भाषा या दक्षिण भारत की कोई एक भाषा। ठीक है ना, इस तरह से हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए 3 भाषाओं का उन्होंने मंजूरी प्रदान करी है, स्वीकृति प्रदान करी, जिसमें पहला था हिंदी, दूसरा था अंग्रेजी और तीसरे में कोई भी दक्षिण भारतीय भाषा को यहाँ पर स्थान दिया जाना अनिवार्य था, अनिवार्य। ठीक है, दूसरा आता है अहिंदी भाषी राज्य। अहिंदी भाषी राज्य, अहिंदी भाषी राज्यों में जो शिक्षा के त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया उसमें पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरी भाषा जो थी वो क्षेत्रीय भाषा को मंजूरी प्रदान, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा को मंजूरी प्रदान करी कि इस तरह से 3 भाषाएं वहां पर उपयोग में या त्रिभाषा सूत्र में निम्न 3 भाषाएं रहेंगी। उसके बाद तीसरा जो था इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा मतलब जो 68 में ना विकास हेतु, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये ढांचा तो स्वीकार कर, लेकिन चूंकि अब निश्चित है कि भाषाओं पर शिक्षा के दृष्टिकोण से विकास अभी बाकी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारी ऐसी भाषा का मतलब वाक्य कहते हैं कि जिसको स्पष्ट करने के लिए हमें उतनी उन्नत और समृद्ध भाषा की आवश्यकता होती है। तो निश्चित है कि इसके लिए और इस भाषा का विकास में इसका मतलब ये नहीं कि नए शब्दों नई शब्दावली का भी इसमें समावेश, साथ में ही लोग जो इन भाषाओं का उपयोग कर सके
उनका भी उनकी संख्या को भी बढ़ाया जाए, जिससे कि उसमें अधिक विकास संभव हो सके, क्योंकि जितने लोगों का योगदान होगा उतने कार्य में सफलता या उतनी सहभागिता बढ़ेगी। इसी दृष्टिकोण से भाषाओं के विकास के संबंध में 68 शिक्षा नीति 68 के अंदर जो सुझाव दिए गए वो निम्नानुसार थे। भाषाओं का विकास, भाषाओं के विकास के लिए उन्होंने जो प्रयास किए उनमें सबसे पहला है हिंदी। हिंदी के विकास के लिए जो इन्होंने प्रयास किए उसमें विकास है तो हर संभव प्रयास किए जाए। हर संभव प्रयास किए जाए, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो थी वो यही थी कि भाषा के हिंदी भाषा के विकास के लिए जितने भी संभावित प्रयास हैं सभी को यहाँ पर उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं है तो चलेगा, ऐसा नहीं है। वहां पर हर संभव जितने भी संसाधन, जितनी भी अन्य सहयोग जो भी है, जितना भी संभव हो सकता है वो प्रयास करके और हिंदी भाषा के विकास पर बल दें। फिर बाद में संपर्क भाषा के रूप में विकास, हिंदी के विकास के लिए संपर्क भाषा के रूप में विकास। यहाँ पर अभी सबसे बड़ी प्रश्न ही संपर्क भाषा का था कि अगर संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधना है तो आवश्यकता इस बात की है कि पूरे भारत की एक संपर्क भाषा होनी अनिवार्य है, तभी हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने ही देश में दूसरे राज्य या दूसरे प्रांत के लोगों की भाषा नहीं समझ पाएंगे तो ये बात तो स्पष्ट है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे कैसे, क्योंकि भाषा ही है जो संप्रेषण का सशक्त माध्यम होती है और एक दूसरे के भावों को समझने का आधार होती है। तो ऐसे में अनिवार्य था कि किसी भी एक भाषा को मान्यता प्रदान की जाए या एक भाषा हो जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो ऐसे में ये प्रयास किया, इस बात का समर्थन किया गया 68 की शिक्षा नीति में कि हिंदी भाषा के विकास के लिए इसे संपर्क भाषा के रूप में इसको विकसित किया जाए, जिससे कि इस भाषा का और अधिक विकास हो और एक राजभाषा का कहना चाहिए कि वास्तविक सम्मान इसको प्राप्त हो सके। तीसरी चीज थी कि अहिंदी भाषा क्षेत्रों में अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अहिंदी भाषी क्षेत्रों में विभिन्न हिंदी के विकास के लिए हिंदी के विकास के लिए प्रयासरत संस्थाओं को प्रोत्साहन, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोत्साहन की बात की गई, किनको प्रोत्साहन देने की, उन संस्थाओं को जो हिंदी के अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के विकास के लिए प्रयास करती हैं, अपने यहाँ पर हिंदी को हिंदी शिक्षण की व्यवस्था करती है, हिंदी का उपयोग करती है। ऐसी संस्थाओं को अनुदान देकर, प्रोत्साहन देकर और हिंदी के विकास में सहयोग के लिए इनको प्रेरित किया जाना चाहिए। अर्थात कि हिंदी के विकास के लिए जो हर संभव प्रयास था उसमें ये एक प्रयास बहुत सराहनीय या बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित है कि धीरे धीरे हिंदी संपर्क भाषा का माध्यम बन सकती है। दूसरा जो यहाँ पर था इनका अहिंदी भाषा संस्कृत दूसरी जो भाषा थी, भाषाओं के विकास की जहां तक बात आती है उसमें दूसरी जो हमारी जिसे हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं संस्कृत,
ये हमारी बड़ी प्राचीन भाषा है और इसके विकास के लिए, क्योंकि वर्तमान में केवल अहिंदी भाषी क्षेत्रों में तो फिर भी संस्कृत का प्रचार प्रसार है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में संस्कृत से बच्चे दूर भागते हैं। उनको लगता है कि ये भाषा हमें समझ में नहीं आती, इसका हमें कोई उपयोग नहीं है, भविष्य में हमारा क्या उपयोग है। तो इस वजह से संस्कृत जो अपना, जो वास्तव में देखा जाए कि भारत की मूल भाषा है, वास्तविक भाषा है, वही अपना अस्तित्व खो रही है, या करीब करीब एक तरह से कह दें कि खो चुकी है। बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये है कि अस्तित्व को काफी आघात पहुंचा है। तो उसमें सबसे पहले संस्कृत अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए। सबसे पहला जो इनका कार्य होगा वह है संस्कृत अध्ययन को, यानी कि संस्कृत में अध्ययन करने वाले, संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले लोगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। उनको चाहे छात्रवृत्ति के माध्यम से, चाहे अन्य किसी प्रकार से प्रोत्साहित करके और संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए सभी को प्रेरित किया जाए कि बच्चे उस भाषा के विकास में या उस भाषा के शिक्षण में प्रयासरत रहें या रुचि लें। ठीक है, फिर है भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत का योगदान। भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत का योगदान। ठीक है ना, भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत का दूसरी बात जो यहाँ थी कि संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन, जिसके अंत माध्यम से भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत का योगदान और सांस्कृतिक विकास में, क्योंकि भारतीय भाषाओं में संस्कृत के भारतीय भाषाओं के विकास में, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में, जैसे कि दक्षिण भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें आज भी बहुत सारे संस्कृत शब्दों का उपयोग किया जाता है, अर्थात कि उन भाषाओं के विकास में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस चीज को समझा जाए, बताया जाए, जिससे कि संस्कृत भाषा के प्रति बालक का रुचि बढ़े और वो उस भाषा को सीखने के लिए प्रेरित हो। दूसरा सांस्कृतिक विकास की विभिन्न, इसी के अंदर एक चीज और आती है, वह है सांस्कृतिक विकास। अच्छा, यहाँ दिया सांस्कृतिक विकास का योगदान, क्योंकि संस्कृत भाषा के माध्यम से, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास की, जो हमारी प्राचीन संस्कृति के विकास की जो रूपरेखा है, उसकी जानकारी जो है हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलती। अर्थात हमारी संस्कृति के विकास में संस्कृत भाषा का जो योगदान था उसे भी बालकों को के सामने स्पष्ट किया जाए, समझाया जाए, जिसके आधार पर वे संस्कृत के अध्ययन के प्रति रुचि ले और उसके लिए प्रोत्साहित हो। दूसरा है संस्कृत अध्ययन के लिए सुविधा। संस्कृत अध्ययन के लिए सुविधा। अब सुविधा में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर इनकी उदार नीति का निर्माण किया जाए, अर्थात संस्कृत अध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यानी कि अगर छात्र को सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, है ना, अगर छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध होती, किनके माध्यम से, विद्यालय और विश्वविद्यालयों में इनकी अध्ययन की सुविधाएं अगर उपलब्ध कराई जाती हैं, तो बालक निश्चित है कि इसके अध्ययन में रुचि लेगा। हम कई उदाहरण ऐसे देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं, विदेशी लोग भी हैं, जो अगर ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर कि संस्कृत का शिक्षण कार्य कराया जाता है, संस्कृत के बारे में बताया सिखाया जाता है, तो वो अगर रुचि है तो वो वहाँ आकर उसको सीखते हैं। जब अन्य देश के लोग सीख सकते हैं तो हमारे भारत की हमारे स्वयं के बच्चों को इसके लिए हम प्रेरित कर सकते हैं और ये चीज का
जब विद्यालय और विश्वविद्यालयों में संस्कृत अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध हो। अगर होंगी तो बालक निश्चित है कि उसमें रुचि लेगा। उसके बाद में रहता है नवीन शिक्षण विधियों का विकास। नवीन शिक्षण विधियों का विकास। संस्कृत अध्ययन के लिए अनिवार्य है कि नवीन शिक्षण विधियों का विकास किया जाए, जिससे कि ये पता संस्कृत को रोचक और प्रभाव मतलब कि बालक के ग्रहण अध्ययन करने योग्य बनाया जा सके। मतलब कि एक बालक जिसको कठिन भाषा समझता है वह उसके लिए सरल बन सके। तो प्रभावी और रोचक शिक्षण विधियों के माध्यम से कैसी भी विषय वस्तु हो उसको रोचक और सरल बनाया जा सकता है, बोधगम्य बनाया जाता है। इसीलिए इसके लिए नवीन शिक्षण विधियों का आविष्कार या उसका निर्माण होना और उनका विकास होना अनिवार्य है। उसके बाद में संस्कृत शिक्षण की संभावनाओं को खोजना। ईद में जो था हमारा अगला जो था संस्कृत शिक्षण की संभावनाओं को खोजना। संस्कृत शिक्षण की संभावनाओं को खोजना, ठीक है ना। संस्कृत शिक्षण की संभावनाएं क्या है उस चीज को पता लगाना। जब हमको इसकी जितनी भी संभावना है, कहाँ पर ये चीज संभव है, इन अगर संभावनाएं समझ में आती है तो हम उससे संबंधित प्रयास कर सकते हैं। तो संभव में प्रथम एवं द्वितीय डिग्री, इसमें संभावनाएं कहाँ कहाँ देखी जा सकती हैं? प्रथम एवं द्वितीय डिग्री, यानी कि प्रथम और द्वितीय डिग्री कोर्सेज के अंदर हम संस्कृत भाषा का उपयोग कर सकते हैं या इसको सिखाने का जो है प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि प्रथम और जो द्वितीय स्तर है, यानी कि एक तरह से हम बी और एमए के स्तर पर अगर बालकों को संस्कृत भाषा में अध्ययन की संभावनाएं प्रयास किए जाते हैं, जिन बालकों को रुचि है वो उसमें अवश्य भाग लेंगे, उसको अध्ययन में अध्ययन करेंगे। और दूसरे बालक भी उनके प्रयास, उनके जो उपयोगिता को देख समझकर उसमें रुचि ले सकते हैं। इसीलिए प्रथम और द्वितीय डिग्री स्तर पर इसकी संभावनाएं अधिक पाई जाती है। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने, ठीक है ना। इसकी जो दूसरी संभावना है वो कहाँ पर हमको दिखती है कि हमारे प्राचीन इतिहास को जानना हमारे लिए अनिवार्य है। क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास किस तरह से, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से कार्य किए हैं, इस चीज को समझने के लिए उन्होंने विकास के लिए ये क्या प्रयास किए, समाज का किस तरह से उन्होंने ढांचा निर्मित किया, समाज की एकजुटता के लिए उन्होंने क्या किया, दूसरी सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने किस तरह से स्वीकार किया, मान सम्मान किया, ये सारी चीजें जो है वर्तमान के लिए बहुत अनिवार्य है। तो इन चीजों के बारे में एक उदाहरणात्मक या अनुभवात्मक जो ज्ञान है वो हमको हमारे प्राचीन भारतीय साहित्यों से मिल सकता है। तो यही चीज है कि हमारे भारतीय इतिहास को समझने के लिए, और ये जितना भी साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसीलिए अनिवार्य है कि हम हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए संस्कृत शिक्षण की संभावनाएं वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगली जो यहाँ पर है आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की जहां तक बात आती है, हमने दक्षिण भारतीय कई भाषाओं को देखा, जानते हैं जिनके अंदर किस संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है। अर्थात कि उन भाषाओं का विकास जो है वो
संस्कृत भाषा से ही अधिकांश रूप से माना जाता है। इसीलिए आधुनिक भारतीय भाषाओं के आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत का भूमिका बहुत अधिक है। अतः संस्कृत के शिक्षण की संभावनाएं यहाँ पर भी पाई जाती है। फिर बाद में है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन व संस्कृति, है ना। भारतीय दर्शन व संस्कृति, यार भारतीय दर्शन और संस्कृति को भी समझने के लिए संस्कृत भाषा का होना अनिवार्य है, क्योंकि वही बात है कि जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है वो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसीलिए संस्कृत अध्ययन की जो संभावनाएं हैं इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में आता है क्षेत्रीय भाषा। तीसरी भाषा का जो विकास है वह हमारा है क्षेत्रीय भाषा। अब क्षेत्रीय भाषा के विकास के लिए क्या प्रयास किए जाए, तो क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य का विकास, ठीक है, इनके साहित्य का विकास होना अनिवार्य है। अगर साहित्य का विकास होता है तो स्वतः ही इन भाषाओं का विकास, क्योंकि उन साहित्यों को लिखने के लिए उच्च कोटि का मतलब उस तरह के ज्ञान को अर्जित करना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए साहित्यों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए। फिर बातें भाषाओं के विकास, भाषा का विकास पर बल दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है लोगों की रचनात्मक क्षमताओं क्रियाशीलता को बढ़ावा मिले, को बढ़ावा दिया जाए। अर्थात कि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए जहां पर सबसे पहले तो भाषा का विकास हो, भाषा का विकास होगा तभी साहित्य लिखने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और साहित्य लिखने की संभावनाएं जहां बढ़ती हैं वहां पर भाषा का विकास होता है, क्योंकि उस साहित्य को एक प्रभावशाली भाषा की आवश्यकता होती है। इसीलिए उस प्रभावशाली भाषा के लिए भाषा का विकास होना अनिवार्य। तो यहाँ पर ये दो संभावना, तीसरी जो संभावना यानी कि भाषा के विकास में लोगों की खुद की लोगों के विकास पर बल दिया जाए कि उनकी रचनात्मक और क्रियाशीलता का को बढ़ावा मिले, जिससे कि वे संप्रेषण के लिए भाषा का अधिक उपयोग करें। रचनात्मक उनकी जो क्षमताओं का विकास होगा तो वह नवीन कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे और कार्य करेंगे, और क्रिया करने के साथ साथ उनमें एक संप्रेषण के लिए जिस भाषा का व्याख्या करने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है उसका विकास संभव हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर अच्छा, उसके बाद में है विद्यालयों के साथ विश्वविद्यालयों में विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम, है ना। जहां पर विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होती, वहां पर विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया जाए, जिससे कि इस भाषा का विकास संभव हो सके, क्षेत्रीय भाषा। चौथी जो भाषा जिन्होंने विकास पर बल दिया वह था अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा, अब अंतरराष्ट्रीय भाषा के विकास की भी बहुत अधिक संभावनाएं थी, या उसके लिए भी प्रयास होने बहुत जरूरी थे, क्योंकि पहला जो इसका मूल कारण था वह अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क के लिए। अंतरराष्ट्रीय जन संपर्क, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप किसी भी व्यक्ति संस्था कहना चाहिए कि किसी से भी इवन अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो जैसे कि अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, तो वह चीज उसका ज्ञान आपको होना अनिवार्य।
अगर आप उसका उपयोग कर लेते हैं तो ही आप किसी अन्य देश के व्यक्ति से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनसे संप्रेषण कर पाते हैं, उनसे बातचीत कर पाते हैं और अपनी बातों को समझा और समझ पाते हैं। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क की दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय भाषा का विकास होना अनिवार्य है। दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी में योगदान, ठीक है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो योगदान है उसके लिए भी अंतरराष्ट्रीय भाषा का ही उपयोग होता है, क्योंकि विदेशों में होने वाले आविष्कारों को हमारे द्वारा समझा जाना, हमारे द्वारा उनका उपयोग किया जाना, हमारे यहाँ किए गए आविष्कारों का विदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझा जाना, स्वीकार किया जाना, जब ये संभावनाएं बढ़ती हैं तब तो वो चीज, इसकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है कि अंतरराष्ट्रीय भाषा का विकास होना अनिवार्य। अर्थात कि 68 की शिक्षा नीति में जो भाषा अध्ययन पर विचार व्यक्त किया गया, उसमें त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, उसके अंदर भाषाओं के विकास के दृष्टिकोण से निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर राष्ट्रीय भाषा नीति 1968 में भाषाओं के अध्ययन संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत अधिक आवश्यकता होती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।